हेलो बच्चा लोग, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन शॉट ऑफ क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स, और वो भी हिंदी मीडियम में, समष्टि अर्थशास्त्र की राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समग्र का। सिंपल भाषा में बोलूं तो ये किसका वन शॉट है? ये राष्ट्रीय आय का वन शॉट है। ये पहला चैप्टर होता है जो हमारे को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना होता है और बहुत ज़रूरी होता है जस्ट बिकॉज क्योंकि ज़्यादा मार्क्स का है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रिप कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95+ सीरीज। तो बच्चा लोग, जैसा कि आज के टॉपिक में राष्ट्रीय आय और संबंधित समग्र में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसको कंटिन्यू करने से पहले हम ये देखते हैं यहाँ पर कि सबसे पहला जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह। अब राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह का मतलब क्या होता है? पहले अगर मैं डेफिनेशन पढ़ाऊं, देखो जरा ध्यान से क्या बोल रहा है। आय का चक्रीय प्रवाह या फिर आय का चक्रीय प्रवाह का अर्थ है किस प्रकार की फर्म द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में आय का सृजन होता है। जो फर्म होती है वो आय का सृजन कैसे करती है, आय का वितरण उत्पादन संसाधनों में कैसे होता है, और अतः परिवार द्वारा वस्तु सेवा का भोग कैसे होता है। अब इसको समझने के ना दो तरीके हैं। पहले आप इस डायग्राम को देखिए, आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। क्या पहला तो तरीका यह है कि आप समझिए कि आय का चक्रीय प्रवाह कैसे काम करता है। देखिए, अर्थव्यवस्था में अगर आपको पता हो कितने क्षेत्र होते हैं, तो 4 क्षेत्र होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, जो खर्च करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोग हैं जिन्हें बोलते हैं कौन सा क्षेत्र? परिवार क्षेत्र, ठीक है। दूसरा क्षेत्र कौन सा होता है? उत्पादक क्षेत्र होता है, जिसे हम फर्म भी कहते हैं, उत्पादक क्षेत्र होता है, याद रखिएगा। तीसरा क्षेत्र बेटा क्या होता है? तीसरा क्षेत्र होता है सरकार, जो आपके लिए काम करती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सरकारी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र। और चौथी चीज वो आ गया आपका विदेशी क्षेत्र, आप बोल सकते हो उसे विदेशी क्षेत्र, ठीक है। अब अभी जब हम बात कर रहे हैं चक्रीय प्रवाह की, तो चक्रीय प्रवाह में केवल इन दो की स्टडी की जा रही है, जिसमें 2 क्षेत्र की स्टडी की जा रही है, तो उसे 2 क्षेत्रीय मॉडल भी कहते हैं। 3 क्षेत्रीय और 4 क्षेत्रीय भी होता है, लेकिन वो आप कॉलेज में पढ़ेंगे, क्लास 12th के लेवल पे अभी तो नहीं है, ठीक है। तो जब हम इन 2 क्षेत्रों की स्टडी करते हैं तो पहला क्षेत्र है परिवार, ठीक है, और दूसरा कौन सा है? वो लोग जो उत्पादन करते हैं, उत्पादक क्षेत्र, जिसे आप फर्म भी बोल सकते हो, उत्पादक, जिसे आप क्या बोल सकते हो? फर्म भी बोल सकते हो। सबसे पहले क्या होता है, परिवार और इन दोनों के बीच लेन देन जो होता है ना, वो ऐसे होता है कि यहाँ से सबसे पहले लोग काम करने जाते हैं किसके पास? उत्पादक के पास, और यहाँ पर जाके अपनी क्या देते हैं? कारक सेवाएं देते हैं, कारक सेवाएं। कारक सेवाएं का मतलब होता है, मान लो उनके यहाँ काम कर रहे हैं, आपने सुना होगा उत्पादन के साधन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, अर्थात भूमि, श्रम, पूंजी, ये सब होते हैं ना, तो ये वही चीज देते हैं। इसका एग्जांपल आप एक सिंपल भाषा में समझिए। मान लीजिए इन्होंने इनको श्रम दिया, काम करने गए फैक्ट्री में। आपके पेरेंट्स भी कहीं फैक्ट्री में, कंपनी में काम करने जाते होंगे, तो वो उत्पादक के पास जा रहे हैं। अब उनको काम के बदले जो मिला, ध्यान रखना, उनको काम के बदले जो मिला, यहाँ पर इनको काम के बदले क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगी। तो कारक सेवाओं के बदले जो आय मिलती है उन्हें बोलते हैं कारक आय, याद रखिएगा, कारक आय। एग्जाम्पल के लिए श्रम के बदले क्या मिल गया? वेतन मिल गया। अब पेरेंट्स, पापा इस पैसे का क्या करेंगे? वो आपकी जरूरतों पे खर्च करेंगे, घर की जरूरतों पे खर्च करेंगे, स्कूल की फीस भरेंगे, आटा, दाल, चावल, चीनी लाएंगे। लेकिन परिवार के पास जो पैसा है वो सामान तो उत्पादक से मिलेगा, तो वो इस पैसे को किसको दे देगा? उत्पादक क्षेत्र को दे देगा। इस वाले खर्चे को बोलते हैं उपभोग व्यय, उपभोग व्यय। और इसके बदले उत्पादक उसको क्या दे देगा? सामान दे देगा, वस्तुएं दे देगा, सेवाएं दे देगा, वस्तुएं और एवं सेवाएं। आप नोटिस करिए, इन एरो पे ध्यान दीजिए कि पैसा, पहले हमने मेहनत करी, पैसा कमाया, पैसा चला गया, सामान आ गया, और ये पैसा का जो चक्र है वो ऐसे ही चलता रहता है। इसे बोलता है आय का चक्रीय प्रवाह। और इसी को देखकर बोला गया है पैसा हाथ का जी मैल होता है, आता है जाता है, आता है जाता है, विच मीन्स जमता है गंदगी होने पर और नहाते हैं तो चला जाता है मैल। वैसे ही मेहनत से कमाते पैसा और फिर खर्च हो जाता है। इसी को बोला गया आय का चक्रीय प्रवाह, वो भी कितने क्षेत्र मॉडल में? 2 क्षेत्रीय मॉडल में। अब इसी से ना एक चीज निकल के आ रही है, आपको जब पता पड़ा कि पैसा आ जा रहा है,
तो यहां से एक चक्र बना कि सबसे पहले जो हमारा उत्पादक है वो क्या करता है, उत्पादन करता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो फेस आया इस सर्कल के अंदर, अगर मैं बोलूं तो 3, अगर हम इसको चरणों में बांट दे इस टोटल सर्कल को, तो पहला आता है जी उत्पादन क्षेत्र या उत्पादन चक्र, ठीक है। फेस को क्या बोलेंगे, उत्पादन चरण बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर हमने वस्तु और सेवाओं को बनाया, बनाने के बाद जो उनको बनाते हैं उनको आय दी जाएगी, है ना। तो अगला जो है वो है वितरण चरण, वितरण चरण, ठीक है, आप फेस ही बोल सकते हो। चलो वितरण हो गया। अब उसके बाद परिवार के पास क्या गया, पैसा आ गया। पैसे से क्या करेगा, वो अपनी जरूरतों की चीजों को खरीदेगा, तो वो क्या करेगा, व्यय करेगा। तो ये है व्यय चरण, व्यय चरण। अब इसी का मॉडिफाइड वर्जन ये है, लेकिन यहां से बनती है कौन सी, राष्ट्रीय आय की विधियां। उत्पादन चरण से निकलती है कौन सी विधि, आय विधि। उत्पादन विधि से निकलेगी उत्पादन से, सॉरी गलत बोल रहा हूं, यहां से निकलेगी उत्पाद विधि, उत्पाद विधि, जो यहां पर वस्तु सेवा का उत्पादन हो रहा है। वितरण से बनेगी आय विधि, ठीक है। और इसी से व्यय से बनेगी व्यय विधि, व्यय विधि। अर्थात जो आय का चक्रीय प्रवाह है उसी से पता पड़ रहा है कि राष्ट्रीय आय 3 तरह से निकाली जा सकती है, और इसे आय का चक्रीय प्रवाह बोलते हैं। ये भी डायग्राम सही है, ये भी डायग्राम सही है। अब आते हैं डेफिनेशन पे। एक बार दोबारा से डेफिनेशन पढ़ लो, पेपर में आपको जरूर रहेगी। आय के चक्रीय प्रवाह का अर्थ है कि किस प्रकार फर्म द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में आय का सृजन होता है, आय के वितरण उत्पादन के साधनों में होता है, और अंत में परिवार क्षेत्र द्वारा वस्तु और सेवा का उपभोग द्वारा फर्म की तरफ इसका चक्रीय प्रवाह होता है। मतलब पैसा कमाने के बाद दोबारा कहां भेज देते हैं, उधर पे भेज देते हैं। अब मैंने बोला इससे 3 चरण निकल के आ रहे हैं। पहला है उत्पादन चरण, जिसमें आय का सर्जन फर्मों द्वारा होता है। फिर वितरण चरण, जिसमें आय बांटी जाती है, जो भी क्षेत्र ने, परिवार क्षेत्र ने काम किया था। और फिर है उपभोग व्यय, नॉर्मली व्यय चरण, जिससे मैंने बताया कि वो जो खर्च कर रहे हैं तो पैसा मार्केट में वापस जा रहा है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड पेपर में एक क्वेश्चन और आ जाता है, याद रखिएगा। जो मैंने 4 लाइनें बनाई हैं जो दोनों क्षेत्रों के बीच आ जा रही हैं, इसमें 2 लाइन देखो मैंने ब्लैक से बनाई है और 2 लाइन मैंने रेड से बनाई है। ब्लैक से बनाने का अर्थ यहां पर यह था कि ये जो ब्लैक लाइन है यहां पर केवल वस्तुओं या फिर सेवाओं का आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन जो मैंने रेड लाइनें बनाई है, शायद एक रेड लाइन में बताना भूल गया, ये वाली जो है वो रेड लाइन है, मिटा के दोबारा बनाता हूं, ठीक है। ये वाली जो लाइन है वो रेड लाइन है एक्चुअली, ये वाली, ये। अब ये जो 2 रेड लाइन है, इनसे तो पैसे का लेन देन हो रहा है एक तरफ से, तो इसको ना हम यहां पर पैसे, रेड वाली लाइन को जो होती है उसको यहां पर हम मौद्रिक प्रवाह भी बोलते हैं, याद रखिएगा, मौद्रिक प्रवाह भी बोलते हैं, जिसमें किसका लेन देन हो, मुद्रा का। लेकिन इसमें देखो तो इसमें वस्तु और सेवाओं का आ रहा है, तो इसे कौन सा बोलते हैं, इसे बोलते हैं जी वास्तविक प्रवाह, वास्तविक प्रवाह। याद रखिएगा, पेपर में इसको भी पूछ लेता है, मौद्रिक प्रवाह क्या होता है और वास्तविक प्रवाह क्या होता है, ठीक है। आगे आते हैं टॉपिक पे, फिर क्या पढ़ना है। उसके बाद स्टॉक चर और प्रवाह चर क्या होते हैं। देखिए अब हमने बताया कि लेन देन तो हो रहा है, अब कोई चीज ऐसी होती है जिसे एक निश्चित बिंदु पर मापा जा सकता है। जैसे मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं, तो क्लास में 10 डेस्क है, मैं गिन सकता हूं। जो ऐसी चीज स्थिर है और जिसे कभी भी गिना जा सकता है एक ही बिंदु पर, एक ही समय पर, मान लो एग्जांपल के लिए 3 बज रहे हो, 3 बजे मेरी क्लास में 10 डेस्क है, ये क्या है, चर है। और चर कौन सा वाला है, चर मतलब से गिना जा सके, जिसे एक निश्चित बिंदु पे गिना जाए, तो ये स्टॉक है। लेकिन एग्जांपल के लिए मैंने पिछले 10 सालों में कितने बच्चे पढ़ाए हुए आए गए, तो वो आएगा प्रवाह, जिसको बताने में आपको 1 घंटा लगे, 1 मिनट लगे, 1 साल लगे, 1 वीक लगे, जिसको मेजर करने में, जिनको मेजर ही हफ्तों पे किया जाता है, साल पे किया जाता है, मिनट पे किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रवाचर। जैसे मैं बाइक चला रहा हूं, मेरी बाइक की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहां पर भी समय आ गया कि 1 घंटे तक मैं अगर इसी स्पीड पे चलाऊंगा तो 60 किलोमीटर गाड़ी चली जाएगी। तो ये क्या है, ये एक प्रवाचर है। प्रवाचर में समय होता है, स्टॉक चर में समय नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कि आपकी जो ट्यूशन स्कूल फीस है, मान लेते हैं वो 1000 रुपए पर मंथ है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, 1000 रुपए पर मंथ। अब टाइम आ गया, ये क्या है, प्रवाह है। और
अगर मैं बोलूँ आपके पास 10 पेन है तो ये आप कभी भी गिन सकते हैं, इसके लिए घंटे मिनट नहीं लगते। तो ये क्या है? स्टॉक है। तो ये स्टॉक क्या होता है? स्टॉक चर का अर्थ उस चर से जो एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है, इसका कोई समय काल नहीं होता। लेकिन प्रवाह चर की डेफिनेशन क्या है? जिसे एक समय अवधि में मापा जाता है। इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो यहाँ समय बिंदु है, यहाँ अवधि है, ठीक है। और इसका समय काल होता है ऐसे पर मंथ, पर डे, पर मिनट, पर ईयर, ऐसे काउंट किया जाता है, ठीक है। ओके, इसके एग्जांपल है देखो ऊपर वाले के, संपत्ति, पूंजी, जनसंख्या, मुद्रा, पूर्ति। और इसके क्या है? जैसे समय लगेगा आयात, निर्यात, उत्पादन, एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन के आंसर भी कर सकते हो, ये एग्जाम में बन सकते हैं। अब इसके बाद इसकी एक सीरीज अलग लाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसमें डिस्कस करेंगे। अब आ रहा है यहाँ पर एक डिफरेंस, अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुएं, ये क्या होता है? देखो इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको समझाऊं ये चीज क्या। देखो जब मैं बोल रहा हूं आपसे क्या कि जो वस्तुएं होती हैं वो दो तरह की हो सकती हैं। अब वस्तुओं को उपयोग करने से पहले आप समझिए उपयोगकर्ता या कह लो प्रयोगकर्ता। तो सबसे पहले मैं यही लिखता हूं, प्रयोगकर्ता। किसी भी वस्तु के प्रयोगकर्ता दो हो सकते हैं जी। कौन कौन हो सकते हैं जी? पहला हो सकता है हमारा ग्राहक, ग्राहक या फिर आप कह सकते हो उपभोक्ता, उपभोक्ता, ठीक है। और जी दूसरा कौन हो सकता है जी? दूसरा हो सकता है उत्पादक। अगर अभी हम दो ही की बात कर रहे हैं तो ये। अब ध्यान सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट हमने डिफरेंस पढ़ना है मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु का। उपभोक्ता कोई भी वस्तु प्रयोग कर ले, कोई भी उपभोक्ता, वो हमेशा क्या कहलाएगी? अंतिम वस्तु कहलाएगी, क्योंकि इसका प्रयोग अंतिम ही हो रहा है, इसका प्रयोग लाभ कमाने के लिए नहीं होगा। गड़बड़ तो उत्पादक के केस में है। उत्पादक के लिए कोई वस्तु मध्यवर्ती भी हो सकती है, मध्यवर्ती, और उत्पादक के लिए कोई वस्तु अंतिम भी हो सकती है, ठीक है। अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु। अब अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, पहले आप इस जितना मैंने बताया, एक उपभोक्ता ने कार खरीदी, उपभोक्ता ना अंतिम। एक उपभोक्ता ने लैपटॉप खरीदा, अंतिम। एक उपभोक्ता ने ये करा, अंतिम। अगर उपभोक्ता लग गया मतलब अंतिम। लेकिन अगर कोई स्कूल हो गया, उत्पादक हो गया, कोई दुकान हो गई, उत्पाद हो गया, कोई सेलर हो गया, उत्पाद हो गया, तो वहां पर हो सकता है कि वस्तु मध्यवर्ती हो या अब अंतिम हो। तो अब ये सर कैसे डिफरेंस करेंगे कि वो मध्यवर्ती अंतिम है? पहचान से। तीन पहचान याद रखना, किसकी? मध्यवर्ती की तीन पहचान होती है। सबसे पहले अगर सिंपल बोलूं तो उत्पादन की प्रक्रिया में ये समाप्त हो जाएगा, समाप्त। लेकिन ऐसे लिख रहा हूं बट आप समझिएगा, समाप्त, ठीक है। कब? उत्पादन में। जब ये उत्पादन होगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये बचा नहीं रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप चाय बनाएंगे, घर में तो चाय बनाएंगे तो वो अंतिम है सब कुछ, चाहे चाय पत्ती हो चाहे चीनी हो। लेकिन एक टी सेलर जो चीज चाय बना रहा है, तो जब वो चाय बनाएगा तो भगोने में उसने चीनी, चाय पत्ती, दूध डाला, चीनी खत्म हो जाएगी, चाय पत्ती खत्म हो जाएगी, दूध खत्म हो जाएगा, लेकिन भगोना खत्म नहीं हुआ और सिलेंडर खत्म नहीं होगा। सिलेंडर मतलब चूल्हा जिससे बन रहा है। तो वो जो चूल्हा और बर्तन है वो तो अंतिम हो गई क्योंकि वो खत्म नहीं होगी। लेकिन जो चीज खत्म हो जाएगी उत्पादन में वो क्या होती है? मध्यवर्ती होती है। याद रखिएगा ये लाइन, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज, एक और चीज है यहाँ पे, एक तो मैंने बता दिया क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाती है। एक आ रहा है यहाँ पर दो फीचर्स के साथ, सरकार अगर डिफेंस के लिए कोई चीज खरीद रही हो, याद रखना क्या, डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस के इक्विपमेंट, इनको हमेशा मान लो ट्रक लिया है, मिसाइल ली है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर मध्यवर्ती वस्तु ही मानते हैं सरकार, क्योंकि इससे कह रही है हम सेवा देंगे, ठीक है, इससे क्या देंगे, हम सेवा देंगे। और एक और फीचर्स थी यहाँ पर, डेफिनेशन में देख लेते हैं कहाँ क्या है। मध्यवर्ती वस्तु जिसका प्रयोग उसी वर्ष पुनः बिक्री, ध्यान, एक और वर्ड आ रहा, उसी वर्ष, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी वस्तु अगले वर्ष में पहुंच जाए, उसी वर्ष ही क्या हो जाना चाहिए। और एक वर्ड आ रहा है पुनः बिक्री, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या है, यही लिखना मैं भूल रहा था, क्या, पुनः बिक्री, पुनः बिक्री। अगर आप कोई वस्तु खरीदते हैं लेकिन वो दोबारा बेचने के लिए लाए हैं, मान लो आप ब्रेड खरीद के लाए, आपकी दुकान है, आप ब्रेड खरीद के लाए और ब्रेड दोबारा बेचेंगे, तो आपके लिए क्या है, मध्यवर्ती वस्तु। आप कार खरीद के लाए,
लेकिन कार के आप शोरूम वाले मालिक हैं तो आप कार को दोबारा बेच देंगे, तो इस स्थिति में कार भी मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगी। याद रखना, पुनः बिक्री। इन 3 विशेषताओं के आधार पर किसी वस्तु को बोला जाता है कि वो क्या है, मध्यवर्ती। इसके अंदर ये भी आ गया उसी वर्ष के अंदर। लेकिन अगर इसका उल्टा हो, वो समाप्त ना हो वस्तु उत्पादन में, तो वो क्या है, अंतिम है। अगर वो डिफेंस नहीं है, नॉर्मल ट्रक लाए आप तो वो क्या है, अंतिम है। पुनः बिक्री, अगर आप पुनः बिक्री के लिए अपने लिए कार लेके आए हो, एग्जाम्पल के लिए मान लो अपने लिए ट्रैक्टर लेके आए हो खेत जोतने के लिए, तो ये क्या है, अंतिम वस्तु। तो ये अंतिम वस्तु हो जाएगी। अब इतना समझाने के बाद ये ना नोट्स मैं तुम्हारे को शेयर कर दूंगा नीचे टेलीग्राम पे जाना और वहां पर क्या कर लेना, इसको स्कैन कर लेना बारकोड को, तुम्हारे को नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, वापस आते हैं जो मैं बता रहा था आपको ये चीज। तो अंतिम वस्तुएं वे वस्तु होती है जो परिवार द्वारा उपभोग के लिए तथा फर्मों द्वारा निवेश के लिए, एक इंपॉर्टेंट वर्ड, परिवार किसके लिए यूज करता है, उपभोग के लिए, तथा फर्में किस चीज के लिए यूज करती हैं, निवेश के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए भोक्ता द्वारा दूध पर खर्च, तो क्या है आपका अंतिम हो गया। फर्म द्वारा मशीनरी पर खर्च, अंतिम हो गया, ठीक है। और राष्ट्रीय आय की जब गणना करते हैं तो केवल अंतिम वस्तुओं को ही लिया जाता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय आय की गणना में केवल अंतिम वस्तु को लिया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं लिया जाता, ठीक है। मध्यवर्ती वस्तु मैंने बता दी क्या होती है, जिनका प्रयोग उसी वर्ष करना होता है। पुनः बिक्री तथा उत्पादन प्रक्रिया में क्या हो जाएंगे, आगे नहीं चलेंगी, खत्म हो जाएंगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दे चुका हूँ। एग्जाम्पल, दूध की खरीद डेयरी द्वारा, तो ये तो उत्पादन में जब करेगा दूध से कुछ भी बनाएगा, मान लो पनीर बनाएगा, दूध खत्म हो जाएगा। फैक्ट्री द्वारा बिस्किट बनाने के लिए गेहूं की खरीदना, अब बिस्किट बनाओगे तो गेहूं क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो भी क्या हो गया, मध्यवर्ती हो गया, ठीक है। मध्यवर्ती को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर एक उपभोग वस्तु है या फिर उपभोक्ता वस्तु बोलते हैं। उपभोक्ता वस्तु ऐसी वस्तु होती है जो हम अपने उपभोग के लिए यूज करते हैं और इसका उपयोग लाभ कमाने के लिए नहीं किया जाता। आप अपने घर में जितना भी सामान यूज करते हैं, कपड़े, फोन अगर उससे रील नहीं बना रहे हो, पैसा नहीं कमा रहे हो तो, और कई सारी चीजें, तो वो क्या कहलाएंगी, उपभोक्ता वस्तु कहलाएंगी। लेकिन मैंने बोला फोन, अगर फोन से आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे आप पैसे कमाते हैं तो वो उपभोक्ता वस्तु नहीं कहलाएगी, अब वो उत्पादक वस्तु कहलाएगी, ठीक है। ओके, तो उत्पादक वस्तु के अंदर आप, उसका एक पार्ट होता है पूंजीगत वस्तु। उत्पादक के अंदर 2-3 चीज आती है। एक, उत्पादक जब सामान लेके आता है ना, मान लो फैक्ट्री में उसे गेहूं से बिस्किट बनाने और उसके लिए एक मशीन भी चाहिए और गेहूं चाहिए, तो जो मशीन लाया वो बिस्किट बनाने के लिए, वो तो पूंजीगत वस्तु है, और जो गेहूं लाया वो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल, ठीक है। तो उत्पादक वस्तु के अंदर 2 चीजें आ गई, पूंजीगत वस्तु प्लस कच्चा माल, ठीक है। आप ये कंफ्यूजन मत रहना कि सारी पूंजीगत वस्तु उपभोक्ता वस्तु हो सकती नहीं, उसके अंदर कच्चा माल भी आता है भाई, ठीक है। तो जितनी भी पूंजीगत वस्तु है वो उत्पादक वस्तु तो हो सकती हैं, लेकिन जितनी भी उत्पादक है जैसे कच्चा माल, वो पूंजीगत नहीं हो सकती। पूंजीगत वस्तुएं वे अंतिम वस्तुएं होती हैं जो वस्तु और सेवा उत्पादन में सहायक होती है, जैसे वो बिस्किट बनाएगी मशीन, है ना, और इनका जीवन काल लगभग 1 वर्ष से अधिक होता है। अब जब आप इन मशीनों को लेके भी आओगे जो पूंजीगत वस्तु है, तो जब इन्हें यूज करोगे तो धीरे धीरे इनकी वैल्यू क्या होगी, कम। आप उससे बिस्किट बनाए जा रहे हो, तो आने वाले 5 सालों में 10 सालों में मशीन खराब होती रहेगी। तो जितनी खराब होती रहेगी उस पर लगेगा डेप्रिसिएशन, हिंदी में कहते हैं उसे मूल्यह्रास, और शुद्ध हिंदी में कहते हैं स्थिर पूंजी का उपभोग। क्या है ये, आपने यूज करा होगा, ये है बेटा डेप्रिसिएशन। स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में टूट फूट होना या कमी आना क्या कहलाता है, स्थिर पूंजी का उपभोग, ठीक है। सकल निवेश और शुद्ध निवेश, अगर आप वो मशीन जो लेके आए थे वो 1 लाख रुपए की लेके आई है, सकल निवेश, ठीक है, जितना भी आप मशीन स्टॉक खरीद के लाते हैं। लेकिन जब उसमें यूज करोगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जितना भी उसमें से आप डेप घटा दोगे, मान लो उसकी वैल्यू कम हो गई 20,000 रुपए, तो कितनी बची, अब बची है जी 80,000। तो शुद्ध मूल्य निकल के आ गया, क्या, शुद्ध मूल्य। इसको आप क्या बोलोगे, शुद्ध निवेश, ठीक है। उसके बाद अब आता है राष्ट्रीय आय निकालने के लिए जी ये पता होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर की सीमा कितनी है और देश के बाहर की सीमा कितनी है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या आ रहा है, घरेलू सीमा, यहां से अब न्यूमेरिकल वाला पोर्शन चालू होता है। थोड़ा सा न्यूमेरिकल में आपको अलग वीडियो में कराऊंगा इसके, लेकिन इसमें थ्योरी राष्ट्रीय आय की पूरी समझा दूंगा, ठीक है। ये आपका देश मान लेते हैं भारत,
तो भारत के अंदर जितनी भी चीजों का उत्पादन होगा वो हमारी क्या कहलाएगी, घरेलू सीमा कहलाएगी। ठीक है, और कुछ ऐसा भी होता है, कुछ इनका हमारी यूएसए से भी आ रही है क्योंकि वहां से भी कुछ उत्पादन होता है, तो जितना भी उत्पादन होगा उसे इंडिया में लाया जाएगा। तो अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, केवल हम किसकी बात कर रहे हैं, घरेलू सीमा के अंदर। तो घरेलू सीमा में क्या क्या आता है याद रखिएगा, घरेलू सीमा में क्या पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से एमसीक्यू बनेगा। सबसे पहले 2 या 2 से अधिक देशों के बीच सामान्य निवासी द्वारा संचालित स्वामित्व वाले जहाज वायुयान। अगर जहाज हमारे देश का है, वायुयान हमारे देश का है, तो जी वो हमारे देश की घरेलू सीमा में माना जाएगा। ठीक है, मछली पकड़ने वाली नौकाएं, तेल, प्राकृतिक गैस निकालने वाले, तैरने वाले प्लेटफॉर्म, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जल में कहीं भी काम करे हो, लेकिन वो अगर हमारे देश के तो हमारे देश की घरेलू सीमा में कहलाएंगे। उसके बाद विदेशों में स्थित देश के दूतावास, वाणिज्य दूतावास और सैनिक प्रतिष्ठान, ये इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये कई बच्चों को कई बार कंफ्यूजन में डाल देता है। यूएसए में हमारा एक ऑफिस है देश का जहाँ से हम ऑपरेट करते हैं, हमारा एक मिलिट्री एरिया भी है जो यूएसए की हेल्प से काम करता है, और कोई कमर्शियल कुछ ऐसे दूतावास हैं जो सरकार ने बनाए हैं। ये सभी हैं तो यूएसए में, लेकिन कहाँ का पार्ट माने जाते हैं, भारत का पार्ट माने जाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दूतावास, इंग्लिश में एम्बेसी बोलते हैं। हर देश में हमारी एम्बेसी होती है जिससे भी हमारे लेन देन होते हैं, तो वो ऑफिस किसका कहलाएगा, हमारा कहलाएगा। और अगर यहाँ पर यूएसए का ऑफिस है, इंडिया में यूएसए का, तो वो किसकी घरेलू सीमा कहलाएगा, वो यूएसए कहलाएगा। ये कंफ्यूजन क्लियर करके चलिएगा। ठीक है, अब जब ये पता पड़ गया घरेलू सीमा क्या है और बाहर की सीमा क्या है, तो अब आता है अगला पॉइंट, देश के सामान्य निवासी। देखो सामान्य निवासी नॉर्मली जो उस देश में निवास कर रहे हो, तो और ये क्यों निकाला जा रहा है, क्योंकि देश की राष्ट्रीय निकालनी है। तो सामान्य निवासियों से बड़ा एक व्यक्ति या संस्था से, ये व्यक्ति भी हो सकता है और ये संस्था भी हो सकता है, जो सामान्यतः एक देश में निवास करती है और जिसका आर्थिक हित उसी देश में केंद्रित होता है। अब भारत में 1 वर्ष से अधिक समय रह रहे अन्य देशों के नागरिक को सामान्य निवासी कहलाएंगे। इसका मतलब अगर जो मैंने एग्जांपल लिया, ये भारत है। अब भारत में एक एग्जांपल है, मान लेते हैं गूगल जो कंपनी है आपकी, वो कितने 3 सालों से काम कर रही है। 3 सालों से काम कर रही है, तो यह है व्यक्ति है या संस्था है, जी संस्था है। ठीक है, तो ये संस्था है, ये 3 साल से काम कर रही है, तो इसकी जितनी भी आय होगी घरेलू सीमा में जुड़ जाएगी भारत के, क्योंकि ये कोई सरकारी कंपनी नहीं है, उनकी कोई सरकारी दूतावास नहीं है। और अगर हमारा कोई मान लो बैंक है, मान लो कोई भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये एक बैंक है, अगर वो वहाँ काम कर रहा है तो वो वहाँ की घरेलू सीमा में जुड़ जाएगा। ध्यान रखना, ये अभी राष्ट्रीय आय की बात नहीं कर रहा मैं, घरेलू सीमा की बात कर रहा हूँ। राष्ट्रीय आय में क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय निकालते वक्त ये चीज करते हैं, घरेलू वाली जोड़ते हैं, घरेलू फिर प्लस करते हैं विदेशों से आने वाली आय, और जो हमारे पास गलती से ऐड होगी उसे माइनस कर देते हैं। मतलब फीफा प्लस करते हैं, माइनस करते हैं फीटा। फीफा का मतलब होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विदेश में काम कर रहा है अब्रॉड में, तो उससे आने वाली आय, विदेशों से आने वाली कारक आय को जोड़ा जाएगा, और ये बाद में जब राष्ट्रीय निकालेंगे तो गूगल की इनकम को माइनस किया जाएगा, लेकिन घरेलू में नहीं होगा, घरेलू में तो जोड़ा जाएगा। पेपर में कई बार ऐसे भी आ जाता है कि मान लीजिए कोई संस्था है अमेरिका की, गूगल ले लेते हैं, और इंडिया में काम कर रही है, तो बताओ देश की भारत की घरेलू आय में जोड़ेगी या नहीं जोड़ेगी, जोड़ेगी। क्या भारत की राष्ट्रीय आय में जोड़ेगी, नहीं जोड़ेगी। ये कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है। ठीक है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बच्चों को कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए। ठीक है, अभी क्विक रिवाइज कर लीजिए, अगर डाउट होगा तो वाली वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, फिर होती है साधन आय और कारक आय जैसे बोलते हैं, और एक हस्तांतरण आय। आपको अपने कार्य के बदले जो आय प्राप्त हो रही है, जमीन देने से, श्रम देने से, पूंजी देने से, उद्यम देने से, तो उससे बदले जो आय प्राप्त होगी उसे बोलते हैं साधन आय, कारक आय। और जो बिना काम के बदले मिलेगी उसे बोलेंगे हस्तांतरण आय। जैसे वृद्धावस्था पेंशन, आपके घर में कोई पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, उन्होंने बूढ़े होने की पेंशन मिल रही है, कोई स्कॉलरशिप मिल गई स्कूल से, तो वो कोई आय थोड़ी ना है, कोई आप काम करके थोड़ी ना मिल रही है, तो ऐसी आय को हस्तांतरण आय बोलते हैं। राष्ट्रीय आय में केवल साधन या कारक आय जुड़ती है ऊपर वाली, ये हस्तांतरण आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। ठीक है, ये इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम पे। अब आती है राष्ट्रीय आय और घरेलू आय। राष्ट्रीय आय मैंने बता दिया, देश के अंदर जितनी भी आय प्राप्त हो रही है घरेलू में वो, प्लस देश से बाहर आने वाली।
तो यह देश के सामान्य निवासी द्वारा 1 वर्ष की अवधि के दौरान उस देश की घरेलू सीमा, यस, और शेष विश्व में अर्जित समस्त आय का कारक आय का जोड़ होता है। शेष विश्व जब मैं बोल रहा हूँ तो वो जो हमारा स्टेट बैंक का था ना बदतमीज, बैंक कहाँ काम कर रहा था यूएसए में, उसकी इनकम को अब जोड़ दिया जाएगा राष्ट्रीय निकालते वक्त, लेकिन घरेलू निकालते वक्त इग्नोर करा जाएगा, ठीक है। और घरेलू आय में देश के सामान्य निवासियों द्वारा और गैर सामान्य निवासी द्वारा 1 वर्ष में जितना भी आय प्रदान की गई है। अब यहाँ पर गैर सामान्य निवासी कौन है? नॉर्मली गूगल काम तो कर रहा है यहाँ पर, लेकिन वो यहाँ का रहने वाला नहीं है नॉर्मली, तो उसकी भी इनकम जोड़ दी जाएगी घरेलू में, लेकिन बाद में हटा दी जाएगी, ठीक है। अब ये यहाँ पर आ जाते हैं इसके फॉर्मूले। तो फॉर्मूले को तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, एक सेपरेट न्यूमेरिकल की वीडियो लाकर आपको, ठीक है, ताकि आप क्लियर कर सके। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं डिस्कस करूंगा, राष्ट्रीय आय में जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कह लो। ये एक्चुअली क्या होता है, जीडीपी का मतलब होता है देश की में जीडीपी कितना उत्पादन हुआ, तो उसमें प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, प्राइस से क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। देश में कितना सामान बना टू मल्टीप्लाई बाय प्राइस। जैसे पेन का प्राइस 5 रुपये है और कितने 100 पेन बने, तो देश में जीडीपी कितना हो गया? 500। अब एक यहाँ पे समस्या वाली बात है, अगर कल पेन 10 रुपये का हो जाएगा और 100 ही पेन बनेंगे तो देश का जीडीपी कितना हो जाएगा? 1000। अब आप समझिए रियलिटी में क्या हमारा कोई उत्पादन बड़ा है? उत्पादन तो 100 का 100 ही है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम ना वर्तमान वर्ष की कीमत को नहीं लेते राष्ट्रीय आय निकालने के लिए या फिर समथिंग जीडीपी निकालने के लिए। हम कौन सा मानते हैं? वास्तविक जीडीपी, जिसमें आने वाले 5 सालों के लिए 10 सालों के लिए कीमत को स्थिर मान लिया जाता है। विच मीन्स 2000 अगर हम मान लो 15 की कैलकुलेशन करें तो भी 5 रुपये लेंगे, 2016 की कैलकुलेशन तो भी 5 रुपये लेंगे, 2017 की कैलकुलेशन तो भी 5 रुपये लेंगे। हाँ, क्वांटिटी उस साल जो बनेगी वो लेंगे, 100, 150, 200, इसमें कीमत में कोई बदलाव नहीं होगा। तो कीमत में बदलाव ना होना कहलाता है वास्तविक जीडीपी। और अगर वर्तमान वर्ष की लोगे, उसी साल की कीमत, उसी साल की क्वांटिटी, तो वो मौद्रिक जीडीपी है। बट याद रखना सही इंडिकेटर कौन है जीडीपी मापने का? वास्तविक, ठीक है, ओके। और इसका दूसरा नाम जीडीपी, यहाँ पर एक फॉर्मूला है जीडीपी अपस्फायक निकालने का, या इसे प्राइस उसे भी कहते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं, प्राइस इंडेक्स, कीमत सूचकांक, जिसका फॉर्मूला मौद्रिक को आपको ऊपर रखना है, जीडीपी को, और वास्तविक जीडीपी को नीचे रखना है, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल अगर आपको करने हो तो प्लीज कमेंट में बता देना, सर इंटरेस्टेड है हमें न्यूमेरिकल करा दो इसके अलग से, तो मैं इसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, ओके। अब देश का जीडीपी बढ़ने का मतलब होता है देश के लोगों की ग्रोथ हो रही है। अगर देश का उत्पादन बढ़े जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? देश की ग्रोथ हो रही है। बट कुछ कुछ जगहों पे ऐसा नहीं माना जाता है। कुल 3 चीज़ों पॉइंट पर ऐसा माना जाना जरूरी नहीं है कि देश का जीडीपी बढ़ गया तो ग्रोथ हो गई। हो सकता है देश के अमीरों को ही बढ़ाओ, हो सकता है देश के बिजनेसमैन को ही बढ़ाओ। तो यहाँ पर वही आ रहा है, क्यों हम नहीं मान सकते कि जीडीपी का मतलब कल्याण का सूचक, क्यों नहीं मान सकते? वैसे तो होता है, बट किन किन पॉइंट पर हम कहेंगे नहीं है। तो पहली चीज यहाँ निकल के आ रही है, कीमतों में परिवर्तन के प्रभाव को नहीं बताता। कई बार जीडीपी कीमत बढ़ने से जीडीपी ज्यादा निकल के आ सकता है अगर मौद्रिक से कैलकुलेट करें। मैंने बताया ना 5 वाला पेन 10 का हो गया, जीडीपी ज्यादा निकल गया 500 की जगह 1000, बट रियलिटी बढ़ा था नहीं। एक ये समस्या। जीडीपी की संरचना, जीडीपी में हर तरह के खर्चों को शामिल किया जाता है, चाहे वो डिफेंस पे हो रहा हो, चाहे वो स्वास्थ्य शिक्षा पर हो। अगर स्वास्थ्य और शिक्षा पे होगा आप पे डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अगर डिफेंस पे खर्चा हो रहा है उससे क्या, या रोड पे खर्चा हो रहा है, तो कार वाले रोड यूज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी हाईवे एक्सप्रेस वे, बाइक वाले का अला नहीं है, लेकिन उससे तुम्हारी जिंदगी पे कोई प्रभाव डायरेक्टली नहीं पड़ेगा। तो इस केस में जीडीपी तो बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन आप पे कोई प्रभाव उस पर देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही है, एक और ले लेते पहले, गैर मौद्रिक विनिमय। हमारे घरों में कई सारी महिलाएं जो हैं, मान लो गृहिणियां, वो काम करती हैं लेकिन उनके बदले उन्हें कोई आय नहीं मिलती। तो काम तो हो रहा है लेकिन आय नहीं मिल रही, तो अब ये भी जीडीपी का क्या नहीं है, सही कैलकुलेशन करने वाला नहीं है, क्योंकि काम तो उनने किया था ना। तो एक ये भी गड़बड़ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है बाह्यता है, इसे अलग गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, देखो आपको कुछ चीज़ों जो मार्केट में हो रही हैं उससे आपको अच्छा प्रभाव भी पड़ता है, बेकार प्रभाव भी पड़ता है, उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो भारत है, जैसे अगर पिछले साल गाड़ियाँ ज़्यादा सेल हुई देश में,
इससे पॉल्यूशन बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। लेकिन जीडीपी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, लेकिन इससे अगर हम कल्याण की बात करें तो घट रहा है। समझ रहे हो? तो कुछ ऐसी भी चीज़ें जो हमें नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है जीडीपी बढ़ने पे। और एग्जांपल के लिए सरकार ने फ्री वैक्सीन लगाई आपको यहाँ पर, ठीक है, फ्री वैक्सीन लगने से जीडीपी बढ़ेगा क्योंकि सरकार ने खर्च करा और देश स्वस्थ होगा। यहाँ पर क्या हो गई? धनात्मक भारत हो गई। तो बाहर आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी, हमारे कल्याण को धनात्मक प्रभाव भी डालती है, ऋणात्मक भी, बट जीडीपी पे शायद वो पॉजिटिव ही डालती है। ठीक है, ये कुछ है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे राष्ट्रीय आय में जो आपको रेडी करने हैं। अगर आप चाहते हैं इसके न्यूमेरिकल की मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके बताना कि यस सर वी नीड न्यूमेरिकल वीडियो, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगे 2-3 की ज़्यादा इंपॉर्टेंट की सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा, उनको देख लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर टाइम, बाय बाय।